हेलो एवरीवन। कुछ दिन पहले आरबीआई रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी जिसमें आरबीआई ने अपने सारे पॉलिसी रेट्स को 40 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.4% तक रिड्यूस कर दिया था थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? देखो, ये टॉपिक उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, बैंक एग्जाम्स एंड अदर। स्पेशली मैं बैंक एग्जाम्स की बात करूँ तो इसमें हर साल 2-4 क्वेश्चंस तो इस टॉपिक से बन ही जाते हैं। ओके, तो मैं हूं प्रशांत कुमार, स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पॉइंट्स टू मार्क पे। तो चलो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना है, स्किप करके मत देखना क्योंकि हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाओ आप। ओके, सीधे मॉनेटरी पॉलिसी पे पहुंचने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, इनको अब देखो। क्वेश्चंस बनने के चांसेस यहाँ से बहुत ज़्यादा हैं। ओके, सबसे पहले 1926 रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस आया। इसको हम हिल्टन यंग कमीशन भी बोलते हैं। इसने क्या रिकमेंड किया कि इंडिया के लिए भी एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। इस रिकमेंडेशन पे एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ 1927 में। 1934 में वो बिल पास हो गया और गवर्नर जनरल को इसकी मंजूरी मिल गई और फाइनली आरबीआई एक्ट बना 1934। और इस एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ, स्टार्ट हुआ एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर विथ पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीज़। पेड अप कैपिटल क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल अमाउंट लगता है उसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ओके, 1942 में क्या हुआ कि वर्मा को, जो अभी म्यांमार है, आरबीआई ने करेंसी इशू करना बंद कर दिया। ठीक है, 1947 में इसने वर्मा के साथ पूरी बैंकिंग बिजनेस ही बंद कर दी। क्यों? इसके पीछे कुछ रीजंस थे। जैसे ऑलरेडी वर्मा 1938 में ही इंडिया से अलग हो चुका था और दूसरा कि वर्मा की जो करेंसी थी वो इंडिया में लीगल टेंडर के रूप में नहीं थी। लीगल टेंडर क्या होता है कि जो करेंसी अभी सर्कुलेशन में है, जो अभी यूज़ में है, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि जापान वर्मा को ऑक्युपाई कर लिया था जून 1942 में ही। हालांकि वो 45 में अलग हो गया बट उसके बाद भी आरबीआई ने इसको बैंकिंग सर्विसेज देने से मना कर दिया। और फाइनली 1948 में पाकिस्तान के साथ इसने सर्विसेज बंद की और 49 में नेशनलाइजेशन हो गया अंडर द आरबीआई एक्ट 1948। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक ऑनरशिप एक्ट। ठीक है, इसको हम, ये दूसरा नाम भी है ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक ऑनरशिप एक्ट। अभी देखो, प्रेजेंटली शक्तिकांत दास गवर्नर हैं। ये 25th नंबर के गवर्नर हैं। पहले गवर्नर जो थे वो एक ब्रिटिशर्स थे, ऑसबर्न स्मिथ। ठीक है, इंडियन गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख थे। ठीक है, प्रेजेंटली 27 रीजनल ऑफिसेस हैं पूरे इंडिया में आरबीआई के, जो मैक्सिमम स्टेट कैपिटल्स में ही हैं। रूरल एरियाज़ में जनरली इसके ऑफिसेस नहीं होते हैं। ठीक है, 4 सब ऑफिसेस हैं। सब्सिडीज़ की बात करें तो सब्सिडीज़ वो होती हैं जो प्रिंटिंग का काम करती हैं, मतलब नोट वोट छापने का काम करती हैं। ठीक है, 4 इसके सब्सिडीज़ हैं। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं आरबीआई में, लेकिन अभी के डेट में 3 ही हैं क्योंकि विराल आचार्य ने पिछले साल ही रिजाइन दे दिया था। ठीक है, तो एनएस विश्वनाथन, एमडी पात्रा जो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, एमके जैन, ये 3 डिप्टी गवर्नर हैं। एनएस विश्वनाथन के बारे में एक न्यूज़ थी कुछ महीने पहले कि ये 31 मार्च को रिजाइन देने वाले हैं ड्यू टू बैड हेल्थ। ठीक है, अब आते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? तो आरबीआई एक्ट 34 में कुछ गोल्स बनाए गए थे। उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो पॉलिसी बनाई गई थी उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। यूज़ क्या करता है मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। अब इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वो गोल्स कौन से थे। गोल्स में प्राइमरी गोल जो था वो था टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। दूसरा गोल था एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन रेंज। ठीक है, अब क्या सरकार ने क्या किया कि मई 2016 में आरबीआई एक्ट जो था 1934 उसमें कुछ अमेंडमेंट लाया। ठीक है, इस अमेंडमेंट में क्या किया गया था कि सरकार का कहना था कि हर 5 साल में एक बार हम एक इन्फ्लेशन टारगेट हम बनाएंगे जिसमें इन्फ्लेशन का रेंज होगा जो कि एक सही ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो इसेंशियल है। ठीक है, तो डिसाइड क्या हुआ था कि 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक का जो इन्फ्लेशन रेंज रहेगा वो 4% प्लस माइनस 2%, मतलब अपर टॉलरेंस लेवल जो होगा, लिमिट जो होगा वो 6% होगा और लोअर जो होगा 2% होगा। अब देखो, या अगर 6% से ज़्यादा जाता है, 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में अगर 6% से ज़्यादा होता है
तो भी सही नहीं है। 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में अगर 2% से नीचे आता है इन्फ्लेशन रेंज रेट तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यार देखो, इन्फ्लेशन का ना 2 फॉर्म होता है, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसके बारे में हम डिटेल्स में बात नहीं करेंगे क्योंकि लंबा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस पर बनाना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं फंक्शंस कैसे कैसे करता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखो 6 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई थी जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कैसे बनी थी? अंडर द सेक्शन 45ZB, ये इंपॉर्टेंट है 45ZB, ठीक है। सितंबर 2016 में मेंबर्स कौन कौन से थे? गवर्नर थे, डिप्टी गवर्नर, एक ऑफिसर होता है RBI का जो नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल बोर्ड के द्वारा, और बाकी के 3 मेंबर जो होते हैं वो RBI के बाहर के होते हैं, जैसे इकोनॉमिस्ट, किसी बैंक का चेयरपर्सन, किसी बड़े रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का या फिर कॉलेजेस का, ठीक है, प्रोफेसर। इसको सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है, ठीक है। तो अभी के डेट में श्री चेतन घाटे हैं, प्रोफेसर हैं, ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर, ठीक है। प्रोफेसर पमी दुआ हैं, ये हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर, और रविंद्र H ढोलकिया हैं IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर, ठीक है। तो ये 6 मेंबर्स हैं MPC के। अब MPC क्या करता है कि ये पॉलिसी रेट ये डिटरमाइन करता है, और इसी रेट के हिसाब से इन्फ्लेशन का टारगेट डिसाइड किया जाता है कि इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, ओके। अब इसको असिस्ट कौन करता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट MPD, ठीक है, इसको असिस्ट करता है टू फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो पहली मीटिंग जो हुई थी, ये स्टैटिक पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली मीटिंग जो हुई थी MPC की वो हुई थी 3 और 4 अक्टूबर 2016 में, ओके। आगे देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं MPC के। रेपो रेट क्या होता है कि जिस रेट पे कोई बैंक लोन लेता है RBI से शॉर्ट टर्म लोन के लिए, ओवरनाइट लोन के लिए, ठीक है, जिस रेट पे लेता है उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ठीक है, उसका उल्टा। RBI किसी बैंक से अगर लोन लिया, ज़रूरत पड़ सकती है भाई, सेंट्रल बैंक है तो क्या हुआ, ज़रूरत पड़ सकती है, तो लोन लिया अगर ओवरनाइट लोन मतलब शॉर्ट टर्म लोन, मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए ये लोन होता है, ठीक है। तो जिस रेट पे लेते हैं उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब RBI कैसे लोन देगी? RBI क्या करती है कि बॉन्ड इशू करती है, सिक्योरिटी इशू करती है, और बैंक को बोलती है कि आप मेरा सिक्योरिटी लो और उसके बदले में मुझे लोन दो, पैसे दो, ठीक है। LF क्या होता है? LF कुछ नहीं होता है, बेसिकली ये रेपो और रिवर्स रेपो का कॉम्बो होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है। ये मैनेज क्या करता है? लिक्विडिटी, मार्केट में लिक्विडिटी मैनेज करता है और प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। RBI इसको इंट्रोड्यूस किया था एज ए रिजल्ट ऑफ नरसिम्हा कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1998। ये इंपॉर्टेंट है कि इस कमेटी के तहत लाया गया था LAF को, ठीक है। इन्फ्लेशन मैनेज करते हैं कैसे? बाय इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग मनी सप्लाई। मनी सप्लाई अगर मार्केट में बढ़ जाएगा तो क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा मनी होगी, ठीक है। अब डिमांड की मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब इन्फ्लेशन क्या होगा? ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, क्योंकि सबके पास पैसे ज़्यादा हो गए, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई कम हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और मनी सप्लाई अगर घटा दिए तो क्या होगा? मनी सप्लाई अगर घट जाएगा तो क्या होगा? डिमांड भी घट जाएगा, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो, अब क्या होता है? NDTL, इससे पहले NDTL देखो क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। NDTL क्या होता है कि 24 आवर्स में कोई बैंक सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद, सारे लेन देन करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट को हम बोलते हैं NDTL, ठीक है। अब उस NDTL का कुछ शेयर, कुछ परसेंटेज हर बैंक को RBI के अनुसार, RBI के ऑर्डर के अनुसार हर बैंक को उतना रिजर्व रखना ही है, ठीक है। उस रिजर्व को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR, ठीक है। इसी की तरह मिलता जुलता एक टर्म है SLR। अब SLR क्या होता है? किसी जो पैसा, जो अमाउंट बैंक जो अपने पास रखता था वो अपने पास ना रख के वो RBI के पास रखता है, तो उसको हम बोलते हैं SLR, ठीक है। आगे होता है MSF। देखो CRR और SLR में बेसिक डिफरेंस यही था कि एक में CRR में बैंक अपने पास पैसा रखता है और SLR में बैंक RBI के पास पैसा रखता है, ठीक है। अब MSF क्या होता है?
MSF क्या होता है कि कोई भी बैंक जब RBI से मनी बोरो करता है तो जिस रेट पे करता है उसको हम बोलते हैं MSF। अब आप कहोगे कि यार ये तो रेपो रेट हो गया, तो नहीं, MSF रेपो रेट से कुछ ज़्यादा रेट मिलता है, ठीक है। MSF का रेट जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है रेपो रेट से, ठीक है। मैक्सिमम कितना बोरो कर सकता है कोई बैंक, तो अप टू 2% ऑफ NDTL, मैक्सिमम अप टू 2% ऑफ NDTL बोरो कर सकता है, ठीक है। और हाँ, ये MSF कैसे डिसाइड होगा, तो जो भी अभी करंट रेपो रेट चल रहा होगा तो उससे ज़्यादा हम करेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा रेट MSF का रेट होगा, ठीक है। लास्टली आप देख लो कि कौन कौन से रेट्स अभी क्या क्या रेट हैं सबके। रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो 3.35 एंड MSF एंड बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है कि यार रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, कोई बैंक अप्लाई करता है, और बैंक रेट में लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब मोर देन 14 डेज, ये 365 डेज से भी ज़्यादा हो सकता है, 1 ईयर से भी ज़्यादा हो सकता है, तो उस रेट को हम बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है। ये दोनों है 4.25%, SLR है 18% और CRR है 3%। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस MPC का। आई होप यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला होगा, ठीक है, काफ़ी यूजफुल रहा होगा आई होप ये वीडियो। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।